तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें सड़क से दिखाया जाता है, जहाँ एक रिपोर्टर न्यूज बता रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सड़क पर मौजूद लोगों से पूछा, अगर तुमको अचानक 100 मिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो एक लड़की बोलती है, घर खरीदने के लिए रकम बहुत कम है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि ये मैं शायद एक न्यू कार खरीदूं। तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और वो लड़की बोलती है, मैं इसे पहले सेविंग में डालूंगी। तो न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ठीक है, तो ये रहा अंतिम क्वेश्चन, तुम अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर पर्सन बन जाओ तो क्या होगा। तो वो बंदा कहता है, अमीर पर्सन। तो एक लड़की बोलती है, अच्छा, शायद मैं अपना पूरा लाइफ कुछ भी ना करते हुए बिता दूं। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि तुम इतने अमीर कैसे बन सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा और एक लड़की पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो वो लड़की लड़के से पूछती है, ये कुछ रिस्पॉन्सेस थी, तुम पहले और सबसे कम उम्र के कोरियन पर्सन हो। दुनिया का सबसे अमीर पर्सन बनने के लिए तुम्हारा सीक्रेट क्या है। अफवाहें भी चल रही है, तुम एक ऐसे फॉर्च्यून टेलर हो जो फ्यूचर देख सकता है। तो ये बंदा हंसते हुए कहता है, और यही हमारा एमसी होता है। तो हमारा एमसी कहता है, क्या कोई ऐसा पर्सन है जो फ्यूचर देख सकता है। अरे ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास है। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की आंखों से गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो एक बूढ़ी लड़की को देखता है जिसके पास से एक ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमें एक चील को दिखाया जाता है जिसके पास से भी ऑरा निकल रहा होता है। तो न्यूज रिपोर्टर कहती है, तो इसलिए हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ जिसे किस्मत का साथ मिला है। फिर कहानी थोड़ा पास्ट में जाता है, जहाँ हमारा एमसी सोकर उठता है और चिल्ला के कहता है कि सर्जन कॉन्ग जिन हो, सच में आर्मी का वो बाज मेरे सपनों में बार बार क्यों दिखाई देता है। ये एक अच्छा सपना था लेकिन चीन ने इसे बर्बाद कर दिया। जैसे कि तुम देख सकते हो, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से तहखाने वाले एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी बेकार नहीं थी। उनके फादर भरोसेमंद थे और एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस चलाते थे, और एक मदर जो अब छोटे मोटे काम करती है। उनकी मदर हमेशा काइंड और कोमल स्वभाव की थी, फूल की तरह। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और कुछ चेक करता है तो कोई कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, टेक यू, तुम्हारी जिंदगी में जरा भी बदलाव नहीं आया है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने दोस्त के पास होता है। तो टेक बोलता है कि ये सच नहीं है, क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि मेरी कलेक्शन 2 गुना हो गया है। तो हमारा एमसी बोलता है कि मिडिल स्कूल के समय से ही तुम्हारा कलेक्शन भरा पड़ा है, मैं डिफरेंस कैसे बता सकता हूँ। तो टेक बोलता है, खैर तुम अभी भी पहले की तरह अनजान हो, अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम ब्रोकर हो लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री है, ताकि तुम ट्यूशन देकर अपनी मदर के लिए चीजों को थोड़ा आसान बना सकते हो। मैं शायद कुछ समय के लिए स्कूल वापस जाने को टाल सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, ये वही कांग जिन्हू है जिसे मैं जानता हूँ, एक सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि पिछले क्रिसमस पर मेरी जगह मेरी मदर के साथ डिनर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बंदा बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मदर मेरी मदर है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड ही। तो आर्मी की लाइफ कैसी रही। हमारा एमसी कहता है कि कहने को क्या है, जिसे छूट मिली है उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो टेक बोलता है कि तो तुम काफी जेलस लग रहे हो, है ना। क्या तुम कुछ और सुनना चाहते हो जो तुमको और भी ज्यादा जेलस महसूस कराए। तो हमारा एमसी कहता है कि और क्या हो सकता है। तो वो बोलता है धीरे आवाज में, मुझे एक बिटकॉइन एनक्रिप्शन की मिल गई है। हमारा एमसी कहता है, ओ वेट वेट, क्या तुम पहले ही भूल गए। तो टैग बताता है कि मैंने अपना लूटनिया कैरेक्टर बेच दिया और उसके बदले कुछ क्रिप्टो करेंसी प्राप्त की। हमारा एमसी बोलता है कि अरे वो वाला जो 50 मिलियन वॉन तक पहुंच गया था। जब तुमने अपना आपा खोया तो तुम रोए और कहा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई और अब तुमको ये फिर से मिल गया। तो टैग बोलता है, मुझे ये कुछ दिन पहले अपने खिलौने के डिब्बे की सफाई करते समय मिला, क्या तुमको पता है कि इसकी करंट कीमत क्या है। तुम्हारा एमसी पूछता है कि कितना। तो बताता है कि कल तक की सिचुएशन के अनुसार ये अमाउंट $1120 की है। हमारा एमसी कहता है, क्या $1120। तो मौजूद करंट रेट के हिसाब से $1 लगभग 1000 वॉन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 1.2 मिलियन वॉन। वो बोलता है कि 1 BNT कुल मिलाकर $1120 नहीं, ये 1120 प्रति 1 बिलियन टन है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो तुम्हारे पास 11,000 BNT है, जिसका मतलब है। और तभी वो सोचने लगता है गहराई में, तभी एकदम हैरान होता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, और चिल्ला के बोलता है कि 13.5 बिलियन वॉन। अरे तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम सपना देख रहे हो। तो बोलता है, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो पागल आदमी, अगर तुम जेलस हो रहे हो तो बस मान लो, मुझे भी इसे समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये सच है, मैं इतना स्टंट हूँ कि मुझे खुशी भी महसूस नहीं हो रही है। हमारा एमसी कांपते हुए कहता है कि अरे मुझे बस 100 मिलियन दे दो। तो बोलता है कि नहीं। हमारा एमसी कहता है कि सिर्फ 100 मिलियन प्लीज। तो बोलता है कि ना भाई, मैं नहीं दूंगा, मैंने इसे पहले ही एक्सचेंज पर बिक्री के लिए डाल दिया है और इस रुझान को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कुछ समय तक बढ़ता रहेगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गेमिंग को और
सीरियस ले लेता और उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मैंने किया बेवकूफ, क्या तुम भूल गए कि तुमने उस समय मेरे किरदार को भी अपने किरदार के साथ बेच दिया था, चलो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो वो बोलता है कि तुम्हारा शेयर कितना था, फिर से बताओ मुझे। हमारा एमसी कहता है कि मेरा शेयर, अभी हम देखते हैं कि वो विंडो के बाहर देखता है और उसी चील को, और वो चील भी हमारे एमसी को देख रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये फिर से क्यों आ गया है, और वो चील हमारे एमसी की तरफ भाग के आने लगता है और हमारे एमसी के ऊपर से जाता है। हमारे एमसी भी देख के हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर औरा दिख रहा होता है और उस औरे से कुछ लिखा हुआ होता है। हमारा एमसी भी देख के हैरान होता है। तो उसका दोस्त कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ओए टाक्यो, क्या तुम जानते हो कि माउंटेन हिल क्या है। तो बोलता है मैं अभी इसी एक्सचेंज पर अपने रेड कॉइन को एक्सचेंज कर रहा हूँ। क्यों, तुमको इस बारे में कैसे पता चला। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये सेफ है, बैंकक्रप्ट या ऐसी किसी भी बात की कोई अफवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि सामने लिखा हुआ होता है माउंटेन हिल बैंकक्रप्ट हो रही है। हमारे एमसी से वो कहता है कि क्या क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक बेहतरीन एक्सचेंज बैंकक्रप्ट क्यों हो जाएगा। हमारे एमसी ये बातें सुन के अपने मन में कहता है कि वो चील और वो अक्षर बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आर्मी में देखा था। अगर ये हेलुसिनेशन नहीं है तो ये सच है। हमारा एमसी टेक से बोलता है कि और टेक, अब से मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वो बोलता है क्या। हमारा एमसी बोलता है कि जितने भी तुम्हारे पास शेयर है सबको बेच दो। तो बोलता है कि तुम अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि मैं इसे समझा नहीं सकता, बस मुझ पर बिलीव करो और इसे बेच दो। तो बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ बेच दूंगा। मैं वैसे भी ऐसा करने की प्लानिंग बना रहा था। मैंने तो अपनी बहन से मेरे लिए $1 खाता भी खुलवा दिया था, लेकिन जब मैं ऐसा कर लूं तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ अच्छे से समझाओ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। हमारा एमसी भी ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो चला गया। चील और वो चिट्टियां, मैंने उन्हें फिर से देखा। ये अगर ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, मुझे उस एक्सचेंज का नाम कैसे पता चला जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। शायद मैं हेलुसिनेशन में हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले भी सुना है। तभी टाइम मोबाइल में देख के कुछ हैरान होता है और कहता है कि अरे नहीं। हमारा एमसी कहता है कि क्या 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 साले मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बोलता है माउंटेन हिल का सर्वर डाउन होता जा रहा है। हमारा एमसी भी शॉक होता है और हमारा एमसी कहता है कि सिक्कों का क्या हुआ, आखिर सिक्कों का हुआ क्या है। तो वो बोलता है कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर बिक्री कर दी है, मैं पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये सर्वर मेंटेनेंस का मामला भी हो सकता है। हमारा एमसी अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है यार, क्या इस टाइम पे भी। तभी टेक एकदम हैरान होता है और कहता है कि अरे नहीं। तो हमारा एमसी पूछता है कि क्या हुआ। तो बोलता है सर्वर फिर से ऑनलाइन हो गया है, लेकिन सारे यूजर के अकाउंट खाली कर दिए गए हैं। कांग जिन्हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुमको पता था कि ऐसा ही होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि अरे यार ये क्या बकवास है, साफ साफ बताओ ना। हमारा एमसी भी सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है मैं फ्यूचर देखने की एबिलिटी डेवलप कर लिया हूँ। फिर हमारा एमसी अपने दोस्त को बताता है 1 साल पहले जब मैं आर्मी में था, हमारे एमसी से एक बंदा बोलता है कि इतना नासमझ बनना बंद करो और ध्यान दो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ सर। तभी हमारा एमसी कुछ देखता है और वही ईगल होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो ईगल हमेशा मुझे क्यों देखता रहता था। तभी हमारे एमसी के बाजू से निकल जाता है। हमारा एमसी दूसरों से कहता है अरे तुमने क्या अभी उस ईगल को देखा। तो वो बंदे कहते हैं कि कहाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से उड़ गया है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है इतनी बड़ी बात को तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो। तभी हमारे एमसी के सामने कुछ लिख के हवा में आ जाता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये क्या है, ये कोई एआर टेक्नोलॉजी है क्या ये ऐसी चीज थी जो हम ट्रेनिंग के दौरान आमतौर पर देखते थे, इसका मतलब क्या है, क्या ये हो सकता है। मैं आज भी बिना किसी एग्जेग्रेशन के ये बात कह सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और लोगों से कहता है कि जल्दी से सब लोग नीचे झुक जाओ। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरा बॉडी उसके दिमाग से पहले ही रिएक्ट करता है और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो हमारे एमसी यही सब अपने दोस्त को बता रहा होता है। तो उसका दोस्त बोल रहा होता है लेकिन तुम वाकई बहुत लकी थे, इतने करीब होने के बावजूद भी तुमको चोट नहीं लगी। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये एक जानलेवा एक्सीडेंट थी, लेकिन उस मिस्टीरियस चेतावनी की बदौलत में बच गया। तो उसका दोस्त बोलता है कि तो मिलिट्री डॉक्टर ने क्या कहा। तो हमारे एमसी बोल रहा होता है उन्होंने कहा कि दुर्घटना के आघात के कारण उनकी याददाश्त में कुछ इल्यूजन पैदा हो गया है। तो उसका दोस्त बोलता है ये जवाब कुछ खास आंसर नहीं लगता। वैसे अगर तुमने इस घटना का 2 बार एक्सपीरियंस किया है, ये अब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। हमारा एमसी कहता है कि सुपर पावर, मान लो कि तुम सही हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से इस बात पर ट्रस्ट क्यों कर लेते हो। तो उसका फ्रेंड मुस्कुरा कर बोलता है मैं एनीमे देखता हूँ, अगर अभी मेरे सामने कोई प्यारी से एल्फ लड़की भी आ जाए तो मैं इस बात पर
यकीन कर लूंगा। तो हमारा एमसी कह रहा होता है चलो अब प्रैक्टिकल मैटर पर आते हैं। तो बोलता है कि प्रैक्टिकल मैटर। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा शेयर 1.2 बिलियन वॉन, जब तुमने अपना लुटनिया कैरेक्टर बेचा, तुमने मेरे लो लेवल वाला भी बेच दिया। तुमको प्राप्त हुए 11,000 BNT में से 1,000 BNT मेरा हिस्सा था। तो ये तुम्हारे पास मौजूद 30.5 बिलियन वॉन का लगभग 9.1% है। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सारी मूर्तियां जला दूंगा। तो ये बातें सुन के उसका दोस्त बोलता है कि तुम मुझे ये देना नहीं चाहते थे बदमाश, और अब बातचीत से पहले ही मुझे धमका रहे हो और परेशानी खड़ी कर रहे हो। और वैसे भी अगर मैं अभी तुमको ये देना भी चाहूँ तो मैं तुमको नहीं दे सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद थी। तो क्या तुम कोई टैक्स हेवन बनाने की प्लानिंग बना रहे हो? तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमको कैसे पता चला? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कोरियन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक मेजर का स्टूडेंट हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है मेरी बहन ने कहा कि अगर बिटकॉइन से आयकर वसूला जाता है मुझे अरबों रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। तो मैंने एक जगह पर टैक्स हेवन स्थापित किया जिसे कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका के डेला आइलैंड पर कब्जा कर लिया और ऑर्टिके कंपनी एक कंपनी की स्थापना की। हमारा एमसी कहता है कि इसका ओटाकू से इसका मतलब क्या है? तो वो बोलता है कि इसका मतलब है टैग गाइयो, तुम बेवकूफ हो एकदम। अब बस हमेशा के लिए आराम भरी जिंदगी जीना बाकी है। हमारा एमसी कहता है कि तुम हमेशा से ये नहीं करते आ रहे हो? गेमिंग आइटम के एक्सचेंज से गुजारा करना आसान नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुमको लगता है कि गेम आइटम का बिजनेस करके आसानी से कमाई की जा सकती है? क्या बिटकॉइन उसी का रिजल्ट नहीं है? तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। तो उसका दोस्त बोल रहा होता है खैर इस बात को बेवजह लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे 13.5 बिलियन में से मुझे मेरे 1.24 बिलियन दे दो, मैं तुमको वचन देता हूँ मैं इसे डेफिनेटली तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। हमारा एमसी मुस्कुराता है और हमें बताता है कि डिस्चार्ज के दिन इस स्ट्रेंथ फोरसाइट और एक कुछ हद तक लेकिन वफादार दोस्त की बदौलत मुझे अंत में 1.2 बिलियन वन मिले। हमारा एमसी उस पैसे को देख के कहता है कि ये तो कमाल का है। और हमारे एमसी का दोस्त हमारे एमसी से कह रहा होता है बहुत जल्दी खुश मत हो जाना, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं अभी भी तुमको तुम्हारा पूरा हिस्सा नहीं दे सकता? हमारा एमसी भी कहता है कि मुझे पता है जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो वो एक गिफ्ट है, इसलिए जैसे कि ये टैक्स हेवन से कोरियन में इंटर करेगा इस पर 20% की टैक्स लगेगा और अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टैक्स होगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम सच में अपनी ताकत को जानते हो। मैं तुम्हें पहले 500 मिलियन दूंगा और फिर मैं तुम्हारी बहन के जरिए बाकी 740 मिलियन डॉलर हासिल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि प्लीज ये कोई सपना मत हो। जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस पैसा का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? शायद मैं अपनी मदर को कुछ समय के लिए काम बंद करने में हेल्प करूँ और उनके लिए कुछ नए कपड़े खरीदूं। फिर हमारा एमसी मॉल में आ जाता है और कह रहा होता है अब मुझे शॉपिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तभी आवाज किसी की आती है ये क्या बकवास है, तुम ये गंदा कपड़ा मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? तो कोई कहता है कि मुझे माफ करना। हमारा एमसी भी उस भीड़ के पास आ जाता है तो एक लड़की कह रही होती है स्टोर की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने से पहले अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और हमें एक आंटी को दिखाया जाता है, वो आंटी गुस्से में किसी से बोल रही होती है क्या तुमको पता है कि इन जूतों की कीमत कितनी है? तुम फर्श को 1000 बार रगड़ कर भी इन्हें खरीद नहीं सकते। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। और उस आंटी से कह रहा होता है मैनेजर तुम किस बात का वेट कर रही हो आंटी, अभी घुटनों के बल बैठ जाओ। हमारे हमसे कुछ देख के एकदम हैरान होता है और कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी मदर है। और वो जो आंटी होती है वो कह रही होती है तो क्या तुम घुटनों के बल बैठोगे या फिर तुम जूते का पैसा दोगी? तो मैनेजर बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में नौकरी से निकाले जाना चाहती हो आंटी? कस्टमर से अभी माफी मांगो। हमारा एमसी देख के कह रहा होता है कि वो आउटफिट मदर ने बताया कि वो डिपार्टमेंट में स्टोर के कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? अभी हम देखते हैं कि उसकी मदर घुटनों के बल बैठने जा रही होती है। तभी हमारा एमसी आता है, अपनी मदर को उठा देता है और कहता है ऐसी कौन सी बात है जो इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम किसी से घुटने टेकने की मांग कर रहे हो? चलो मुझे बताओ। अभी उसकी मदर मुंह फेर लेती है तो वो आंटी चिल्ला के बोलती है कि तुम कौन होते हो बीच में दखल देने वाले? क्या तुम उसके बेटे हो या और कुछ? हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं उसका बेटा हूँ। तो उसकी मदर बोल रही होती है अरे नहीं, ये बच्चा मुझे नहीं जानता। हमारा एमसी बोलता है कि मदर क्या तुम्हें मुझसे शर्म आती है? मुझे आपसे शर्म नहीं आती मदर। तो ये सब बातें सुन के वो आंटी भी बोलती है कि मदर। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो वो बताती है तुम्हारी मदर ने मेरे जूते खराब कर दिए इसके लिए, तो बस इसके लिए। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है इसी रीजन से क्या तुमने किसी और की मदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया? तो ये सब बातें सुन के वो भी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमको पता है कि इन जूतों की कीमत कितनी है? इसकी कीमत पूरे 6 लाख वॉन है। हमारा एमसी पैसे देते हुए बोलता है कि लो 6 लाख वॉन और यहाँ से दफा हो जाओ। अब या तो मेरी मदर से माफी मांगो या पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, या फिर अपनी कीमती जूते संभाल कर रखो और यहाँ से खाली हाथ लौट जाओ। इस समय तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है।
क्या कम से कम पैसे ले लेना बेहतर नहीं होगा? क्या मैं इसे सीधे जमीन पर फेंक दूं ताकि तुम इसे उठा सको? चलो घुटना टेको। तो वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, बस इतना काफी है ना? और वो पैसे भी ले लेती है। हमारा एमसी कहता है कि मैनेजर मेरी बात सुनो। तो वो बोलता है कि हाँ बताइए। हमारा एमसी बोलता है चलो इस वुमेन से जूते ले लो, ये मेरे पैसे हैं, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, अगर वो कल तक वहाँ नहीं मिले तो मैं उनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। तो बोलता है ये ठीक है। तो ये बात सुन के आंटी भी हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा एमसी जाते हुए कह रहा होता है कि चलो मदर। आंटी पीछे कह रही होती है कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ रहे हो, और तुम इन्हें पहनने वाले भी नहीं हो सच में। तुम्हारा एमसी कहता है कि क्या ऐसा है? शायद मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि इन्हें कल कूड़ेदान में फेंक दूंगा मैं। तुम्हारा शुक्रिया ओल्ड लेडी। तो ये बातें सुन के गुस्साते हुए कहती है कि तुम इडियट हो, मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ। हमारा एमसी कहता है कि चलो मदर चलते हैं। फिर हमारा एमसी अपनी मदर को लेकर बाहर चला जाता है और उसकी मदर बोल रही होती है जिन्हों अगर मैं अभी उनसे बात करूँ तो शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हमारा एमसी कहता है कि कब से? तो उसकी मदर बोल रही होती है क्या ये सिर्फ आज ही हुआ है? हमारा एमसी अपने मदर को गले लगा लेता है और कह रहा होता है मेरा मतलब है तुम इतनी पतली कब से होने लगी हो? तो उसकी मदर बोल रही होती है पतले से तुम्हारा मतलब क्या है? और मुस्कुरा के बोलती है मैं पहली बार इस तरह की किसी चीज का सामना कर रही हूँ। हमारा एमसी कह रहा होता है मदर अब आपको ऐसी जगह पर काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है, अब से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो उसकी मदर बोल रही होती है मेरी जिन्हों इतना बड़ा कब हो गया? एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उसकी मदर बोल रही होती है ये बेकॉइन क्या चीज है, ये इतना महंगा क्यों है? तो हमारा एमसी कहता है कि इसे बस एक खेल की तरह समझ लीजिए, इसलिए कॉलेज की फीस के बारे में चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी देखभाल कर सकता हूँ। तो उसकी मदर बोल रही होती है कि बकवास है, वो पैसे तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस पहले ही अलग रख दी है, इसलिए तुम स्कूल वापस जाने पर ध्यान दो, उस पैसे को बचाओ और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। हमारा एमसी कहता है कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले चलो खाते हैं, मुझे लगता है कि आपकी खांसी घर की वजह से है। तो उसकी मदर बोल रही होती है कि तुमको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा एमसी कह रहा होता है कि मदर ये मेरा पैसा है और मैं इसे किसी सार्थक काम में खर्च करूंगा। तो उसकी मदर भी मुस्कुरा के कहती है तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह जिद्दी हो। फिर हमारे एमसी को टैग का कॉल आता है। हमारा एमसी भी कहता है कि ये इस समय कॉल क्यों कर रहा है? तो टैग बोल रहा होता है सामने से ये इमरजेंसी है। हमारा एमसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं इस समय अपनी मदर के साथ डिनर पर हूँ। तो टैग बोल रहा होता है कि वो आ गई है, वो यहाँ पर आ गई है। हमारा एमसी कहता है कि साले कौन आ गया है मुझे बताओ। तो बताता है मेरी सिस्टर कोरिया में वापस आ गई है। फिर हमें सीलोन होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पिंक कलर की कार आ रही होती है और उस कार में हमारा एमसी और टेक बैठे हुए होते हैं। हमारा एमसी शर्मा रहा होता है, जो होटल का सर्वेंट होता है वो आके कहता है कि मैं आपके गाड़ी को पार कर देता हूँ। तो टेक बोलता है कि ठीक है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये डैम बच्चा तुम मुझे सड़क के बीचों बीच उतार दो। तो हमारा एमसी और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो टेक बोल रहा होता है इतना अच्छा समय बिताने के बाद तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? तो हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे अपनी दुनिया में मत घसीटो बेवकूफ। तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरी दुनिया में क्या गड़बड़ है? तभी आवाज आती है किसी की, 3 मिनट की देरी हुई है तुम लोगों से। और ये टेक की सिस्टर होती है, इसका नाम जू होता है। तो जू बोल रही होती है जिन्हों तुम भी आ गए, काफी समय हो गया है। तुम्हारे एमसी भी बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बहन कैसी हो तुम? तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा कर लिया है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ अभी कुछ देर पहले ही। तो जो बोलती है अभी तक स्कूल नहीं गए हो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तुम गोल्डन गेट में मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल, अगर कोई ग्लोबल आईबी एक्सेप्ट करता है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन सिस्टर क्या तुम किसी बात को लेकर चिंता कर रही हो? तो वो टैग से बोलती है कि माउंटेन हिल। तो वो बोलता है कि हाँ। तो जो बोलती है मैंने सुना है कि उन्होंने बैंकरप्ट के लिए अर्जी दी है, क्या सब ठीक है? तो टैग बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैंने घटना घटने से ठीक पहले ही सब कुछ बेच दिया था। तो ये बातें सुन के वो हैरान होकर कहती है कि क्या तुमने सब कुछ बेच दिया? तो टैग बोलता है हाँ, मैंने सारा पैसा ऑटके कंपनी के खाते में डाल दिया है, $1.90 मिलियन। तो जो बोल रही होती है ये तो राहत की बात है। हमारा एमसी भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी? तभी वो कुछ निकालती है और कहती है कि यहाँ इसे लो। तो वो बोलता है कि ये क्या है? तो जो बोलती है ये गंगनम गोल्डन गेट ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, अगर तुमको किसी घरेलू खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है तुम इस मामले को सुलझाने के लिए इस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो। बस इतना बता देना कि तुम जू के छोटे भाई बहन हो और वो तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखेगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि लेकिन तुमने कहा था कि तुम उन्हें धीरे धीरे बेचोगे, तुमने उन सभी को एक साथ क्यों बेचा? तो टेक बोलता है कि मुझे अचानक सब कुछ बेचने का मन हुआ। तो जू से
बोलता है क्या तुम एक गायों की वजह से यहाँ पर आई हो? तो जो बोलती है कि नहीं, मैं डेलीगन करने वाले कंपनी की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मैं लगभग यहाँ 10 दिन तक रहूंगी। तो टेक बोलता है कि 10 दिन। तो जो बोलती है क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है? तो टेक डरते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तो सिस्टर तुम कहाँ रह रही हो? तो बोलती है कि यहाँ ऊपर। तो बोलता है कि इतने महंगे होटल में। तो जो बोल रही होती है पूरे ड्यू डिलिजेंस टीम यहीं पर साथ में रहेंगे, एनीवे इसका खर्च कंपनी उठा रही है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये कम से कम 500 मिलियन वॉन प्रति रात नहीं है, बेशक ग्लोबल आई भी अलग है। हमारे एमसी से जो बोलती है रुको मुझे एक फोन कॉल करना है, और वो जाके किसी से बात कर रही होती है। टेक हमारे एमसी से कहता है क्या मेरी बहन का नॉर्मल रो तुमको डरावना नहीं लगता? तो हमारा एमसी कहता है क्या मुझे ऐसा महसूस कराने के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं हो? तो वो बोलता है कि मैंने क्या किया? फिर वो आ जाती है और कहती है तुम लोग इंतजार कर रहे थे है ना, ये ओपेक की मीटिंग के काम की वजह से है। तो हमारा एमसी पूछता है कि ये ओपेक क्या है? टेक बोलता है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन संचित रूप है ना। और अपने मन में बोलता है मुझे कम से कम इतना तो याद है कि ऐप का मतलब फैक्ट्री होता है, भले ही मुझे इसके अलावा और कुछ ज्यादा ना पता हो। हमारा एमसी भी पूछता है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है? तो जो बोलती है कि हाँ ये सही है, और सटीक कहे तो ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक बैठक के रिजल्ट परसों अनाउंस किए जाएंगे, तभी हमारे एमसी के पास वही चील आ जाता है और हमारे एमसी को कुछ तो बताता है, जिससे हमारा एमसी भी हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि क्या आखिर इस बार क्या हो रहा है। हमारे एमसी के सामने कुछ लिख के आता है। तो जो बोल रही होती है कि है जिन्हों। तो हमारा एमसी कहता है कि तो वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ पल के लिए विचारों में खो गया था। तो जो बोल रही होती है क्या तुम टेक की वजह से थक गए हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा हमेशा ही होता है। तो टेक बोलता है तुम अचानक इतने जिद्दी क्यों हो गए हो? तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि सिस्टर ओपेक में मीटिंग किस बारे में है? तो वो बताती है कि वो फिलहाल प्रोडक्शन कट मीटिंग के लिए कुवैत में है। तो हमारा एमसी कहता है कि एक प्रोडक्शन कट, और अपने मन में कहता है कि अचानक चिंता दिखने लगता है। टेक बोल रहा होता है क्यों, क्या ये कोई इम्पोर्टेंट बात है? तो जो बोल रही होती है अगर रिप्रेजेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स स्टॉक और बॉन्ड्स हैं, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल गोल्ड, तेल और सोना है। जैसे कि तुम दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल प्रकारों से देख सकते हो। भले ही अमेरिका एक अच्छा देश है, डोमेस्टिक डिमांड अभी भी घरेलू मांग के मुकाबले बहुत कम है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद उन्होंने सबसे बड़े इंपोर्टर के रूप में अपनी सिचुएशन बनाई रखी है। हालांकि शेल गैस और शेल तेल के विकास के कारण अमेरिका एक नई सप्लायर के रूप में उभरा है। इसे शेल क्रांति कहा जा सकता है। लेकिन शेल तेल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका इम्पोर्टर महंगा होता है। प्रोडक्शन लगभग $45 प्रति बैरल होने का अनुमान है। इसलिए अगर तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से नीचे गिर जाती है, ये अनुमान लगाया गया है कि आधे से ज्यादा कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। इसलिए ओपेक मेंबर देशों ने प्रोडक्शन में कटौती पर चर्चा करने के लिए जल्दबाजी में मीटिंग बैठाई गई है। लेकिन तेल प्रोडक्शन देशों के हित आपस में इतने जटिल रूप से जुड़े हुए हैं कि इसका रिजल्ट हमेशा बेकार होता है। तो हमारा एमसी पूछता है तो तुमको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? तो जो बोल रही होती है सच कहूँ तो इसका अंत बिना किसी समझौते के ही होना तय है। वो किसी तरह कीमत को लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं, और अगर ये भी फेल रहा तो इसकी कीमत $50 से नीचे गिर जाएगी। हमारा एमसी कहता है कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? तो जो बोलती है तेल की कीमत आसमान छू लेंगी और बाजार में खुशी की लहर दौड़ जाएंगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हमारा एमसी भी बोलता है कि फिर भी क्या तुमको लगता है कि इस बार वो किसी समझौते पर पहुंचेंगे? तो जो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है कि अरे मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। तो उससे बोलता है कि अरे बस इतना है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। तो वो भी मुस्कुरा के बोलती है कि ये अच्छा होगा, लेकिन होप और प्रेडिक्शन अलग होते हैं। फिर वो लोग की मीटिंग हो जाती है। हमारा एमसी टेक जा रहे होते हैं। हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है अगर ओपेक का प्रोडक्शन कटौती समझौता मेरी जानकारी के अनुसार लागू हो जाता है, तेल की कीमत आसमान छू जाएंगी। तो अगर हम कच्चा तेल पहले से खरीद ले तो क्या होगा? अगर फ्यूचर में ऐसा सच में होता है, समय से पहले तेल खरीद लेने से काफी मुनाफा हो सकता है। मोटर एक्सप्लोजन की रिडक्शन की गई थी और माउंटेन हिल का बैंकरप्ट भी। तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं ओपेक के प्रोडक्शन कटौती समझौते की प्रेडिक्शन कर सकता था। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। मैंने कुछ समय पहले ही एक लीज एग्रीमेंट पर साइन की है और मैं अपनी मदर को लगभग 100 मिलियन वॉन देने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तो अब मेरे खाते में जो पैसे बचे हैं सिर्फ 275 मिलियन वॉन है। एक के खाते में 70 मिलियन वॉन जमा हुए हैं। क्या मुझे ये सारी अमाउंट इन्वेस्ट कर देनी चाहिए? तभी हमारे एमसी से टेक बोलता है फिर वही बात है ना, जब तुम थोड़ी
देर पहले मेरी बहन से बात कर रहे थे। हमारा एमसी भी कहता है कि इस आदमी की बोध शक्ति हद से ज्यादा तेज है। तो वो बोलता है कि तुमने देखा था है ना, क्या बात है जल्दी बताओ। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि रुको 1 मिनट, फिर भी वो रास्ता तो था ही। हमारे एमसी से टैग कहता है कि तुम्हारा मतलब है अगर तुमने ओपेक प्रोडक्शन कटौती समझौते का फोर्सो लगाया होता और अगर ऐसा हुआ होता तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या हम इसे पहले ही खरीद लें। तुम्हारा एमसी कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे खुशी है कि तुमको जल्दी समझ आ गया है। तो टैग बोल रहा होता है कि लेकिन तेल कैसे खरीदते हैं, क्या तुम घर पर ही बैरल को एक के ऊपर एक रखने जा रहे हो। हमारा एमसी भी कहता है कि फ्यूचर का ध्यान रखो। फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं। हमारा एमसी कंप्यूटर में देखते हुए कहता है कि यूंजो के अनुसार WTI लगभग $60 प्रति बैरल पर मुश्किल से टिका हुआ है। तो डैक बोलता है क्या ये वाकई सीरियस बात है। मैंने बहन की बात सुन ली लेकिन इसका उतना असर नहीं होता। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन कच्चे तेल का यूज केवल कारों में भरने के लिए ही नहीं किया जाता है, इसका यूज अलग कामों में भी किया जाता है। इसलिए तेल की कीमत में वृद्धि का प्रोडक्शन की कीमत पर इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे पास अब कितने पैसे बचे हैं। तो मोबाइल में देखते हुए कहता है कि मैं तुमको 500 मिलियन वॉन भेजता हूँ। 11 मिलियन $9,32 पर बचे हुए हैं। लगभग $6,73 तुम्हारा हिस्सा होगा। तो अब WTI है ना, मैं इसे कहाँ से खरीदूं। हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो चलो अभी के लिए लगभग $300 का दांव लगाते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि तो फिर मेरे लिए भी कुछ खरीद लो। हमारा एमसी कहता है कि तुम कितना सामान खरीद रहे हो। तो बोलता है कि चलो मान लेते हैं कि 10 मिलियन। हमारा एमसी कहता है कि जीत गया। तो बोलता है कि $। हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो उसका दोस्त बोलता है तो फिर $5 मिलियन कैसा रहेगा। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमको अचानक बहुत सारा पैसा मिला और तुम अपना कंट्रोल खो बैठे हो। टेक ये डेफिनेटली नहीं है। एमसी से टेक कहता है तुमने कहा था कि तुमको फ्यूचर का अंदाजा था। हमारा एमसी कहता है कि ये कब एक सर्टेन प्रेडिक्शन बन गई। टेक बोलता है कि ठीक है $3 मिलियन ये मेरी अंतिम राय है। हमारा एमसी भी कहता है कि तुम जो करना चाहो वो करो। और हमारा एमसी हमें बताता है कि मार्केट प्रोडक्शन कटौती समझौते की विफलता की रिडक्शन कर रहा है। पहले से ही कीमतों में रिफ्लेक्शन हो रही है और तेल की कीमत जितनी गिर जाती थी उतनी गिर चुकी है। अगर वो प्रोडक्शन में कटौती करने में फेल भी होते हैं तो भी गिरावट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। अगर मैं गलत हुआ तो थोड़ा नुकसान उठाकर बेच दूंगा। उसके चाह कहता है कि मैंने इस पर बारीकी सी नजर नहीं रखी है और ये डेफिनेटली जानकारी पर आधारित है। एक छोटे से स्टूडियो में फिंगर्स के कुछ ही झटकों से अभी हमारा एमसी अपने माउस से क्लिक कर देता है और अगले सीन में टेक कहता है क्या तुमने इसे खरीद लिया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो टेक कहता है कि अब आगे क्या होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि हमें ओपेक की मीटिंग समाप्त होने का इंतजार करना होगा। ये तो वाकई बेहद चौंकाने वाली बात है। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि लकीली मुझे लगभग 120 मिलियन वॉन में 2 कमरों का विला किराए पर मिल गया। ये काफी पुराना है लेकिन वॉलपेपर और फ्लोर नहीं लगाए गए थे, इसलिए अंदर का हिस्सा साफ है। अपनी मदर से हमारा एमसी कहता है कि क्या आपको घर पसंद आया। तो उसकी मदर भी बोल रही होती है कि ऑफ कोर्स इसमें 2 कमरे हैं और सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आती है, ये वाकई बहुत अच्छा है। तो हमारा एमसी भी स्माइल देता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने और पैसे खर्च किए होते तो मुझे इससे भी बेहतर जगह मिल सकती थी। लेकिन राहत की बात ये है कि उसे ये पसंद आया। हर बार घर बदलने पर हमारा छोटा होता चला गया। जैसे जैसे जगह कम होती गई मेरे फादर का सामान धीरे धीरे अपना जगह खोता चला गया। ये वो चीजें हैं जिन्हें मेरी मदर फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मेरी फादर की निशानी मेरी मदर का घर खरीदने का लंबे समय से सपना था। मेरे फादर ने उस सपने को पूरा करने के लिए जमीन खरीदी और एक घर बनाया और वो हमारा पहला घर था जहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं पला पड़ा। हमारे फैमिली की अधिकांश यादें वही हैं। हमारा एमसी अपने मदर से कहता है कि क्या तुम फादर को अक्सर याद करती हो। तो उसकी मदर बोलती है कि बिल्कुल, उन्होंने इतनी मेहनत की और अंत में उनका देहांत हो गया। अगर वो जिंदा होते उन्होंने भी आज जैसे दिन देखे होंगे। हमारा एमसी भी थोड़ा सैड रहता है और उसकी मदर रो रही होती है और उठ के कहती है मुझे एक बार और फिर सफाई कर लेनी चाहिए। जिन्हों तुम्हें अपने कमरे में जाकर सामान खोलना चाहिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है मदर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपनी मदर से कहता है हमें इन चीजों की तुरंत जरूरत है। एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डाइनिंग टेबल और बिस्तर। हमें सब कुछ न्यू खरीदना होगा। मॉम कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले लो। तो उसकी मदर कहती है क्या मैं अच्छी होते हुए भी घर पर कैसे बैठ सकती हूँ। हमारा एमसी कहता है कि प्लीज 3 महीनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी अगर तुमको इससे खुशी मिलती है। तो हमारा एमसी कुछ निकालता है और कहता है कि इसके अलावा मैंने इस खाते में लगभग 100 मिलियन वॉन जमा किए हैं, इसलिए आपको जो भी चाहिए वो खरीद ले। तो उसकी मदर चौंकते हुए कहती है कि अरे बाप रे, 100 मिलियन वॉन। जिन्हों क्या तुम अभी भी, अब जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम जिसे भी देखो उसे पैसे बांटने के लिए इधर उधर घूम रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मदर आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है मेरे पास अपनी सेविंग है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे बचा कर रखो और बाद में घर खरीदने के लिए या अपनी शादी के खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल करो। तो हमारा एमसी कहता है कि इसे फिलहाल मेरे द्वारा आपके पास छोड़ी गई जिम्मेदारी समझे। तो उसकी मदर भी कहती है कि ठीक है, तुम अपने फादर की तरह ही जिद्दी हो। और हमारा एमसी
एमसी हमें बताता है कि मदर को 100 मिलियन देने और सेविंग का भुगतान करने के बाद भी मेरे खाते में अभी भी 275 मिलियन वॉन बचे हैं। मुझे लगभग 100 मिलियन टैक्स चुकाना होगा, लेकिन टैक्स पर अभी भी मेरे 740 मिलियन वॉन बचा है। इससे मुझे कम से कम 20 साल तक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। फिर वहाँ पर टैग आता है और कहता है कि मैं घर आ गया हूँ। मदर बोलती है, अरे टैग तुम यहाँ हो क्या, तुमने खाना खा लिया? तो वो बोलता है कि अभी तक नहीं। घर बदलने वाले दिनों में सब कुछ जंजाम में उनके बारे में ही होता है। इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो, इसलिए इसे बाद में ऑर्डर कर देना। तो हमारा एमसी कहता है कि वैसे इतने पैसे वाले पर्सन के लिए अपने हाउस वार्मिंग के गिफ्ट के रूप में केवल टॉयलेट पेपर ही लाया है। तो टैग बोलता है कि तो फिर क्या लाना चाहिए था? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम फ्रिज, वॉशिंग मशीन या दीवार पर लगे टीवी जैसी कोई चीज चाहते हो? तो टैग मदर से कहता है कि मदर जिन्हों मुझे परेशान कर रहा है देखिए। हमारा एमसी कहता है कि मैंने न्यूज देखा माउंटेन हिल बैंकक्रप्ट हो गया है। तो टैग बोलता है कि इस बारे में सोचना भी मत, इसी वजह से वहाँ पूरी तरह से क्योस फैली हुई है। और हमारा एमसी हमें बताता है कि माउंटेन हिल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। हैकिंग से हुए नुकसान का अनुमान अरबों से लेकर 8 ट्रिलियन वॉन तक है। नॉर्मली माउंटेन हिल के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन ये मामला इतना बड़ा था कि एक ही एक्सचेंज इसे संभाल नहीं सकता था। अंत में माउंटेन हिल ने बैंकक्रप्टी की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा एमसी टेक से पूछता है कि तो बैंक टॉइन में इंटर करने वाले लोग का क्या होगा? तो टेक बोलता है कि तुमको क्या लगता है वो सब खत्म हो गए हैं? अगर ऐसा कुछ बैंक में हुआ होता, सरकार मुआवजे के उपाय प्रदान करने के लिए इंटरफेयर करेगी, लेकिन क्योंकि बेंट कॉइन के लिए कोई रूल नहीं है, इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने या नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। लेकिन सच में तुम कमाल के हो, तुमने माउंटेन हिल के बैंकक्रप्टी होने की प्रेडिक्शन की थी। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कॉन्फिडेंस था। तो टैग सीरियस होकर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, लाइफ में कुछ भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है? तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर टैलेंट है, क्राइसिस के मोमेंट पे ही तुमने उसको अवेकनिंग कर ली है। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो टेल बोलता है कि इस तरह से सुपर हीरो का जन्म होता है, इस बार में सोचो, ये डेफिनेटली सही है। ऑरेकल आई। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? तो टेल बोल रहा होता है कि वो पावर, इसे प्रेडिक्शन की आंख कहना सही होगा, है ना कमाल की बात। हमारा एमसी कहता है कि ये कोई कूल नहीं है, उस बारे में सोचने के बजाय ओपेक की मीटिंग के बारे में चिंता करो। तो टैग बोल रहा होता है ऑरेकल आई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अब से मैं इसे बिल्कुल यही कहूंगा। हमारा एमसी कहता है कि मैं आखिर किससे बात कर रहा हूँ, चुपचाप वहीं रुक जाओ। अगर ओपेक मीटिंग के बारे में की गई प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो शायद मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन अगर इस बार मुझसे गलती हो गई तो हमें बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा और इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो टैग बोल रहा होता है कि तुम कभी नहीं जानते, फिर भी अगर तुमने ओपेक के बारे में भी सही अनुमान लगा लिया तो मैं तुम्हें ऑरेकल कहने लगूंगा, ठीक है? हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, जो चाहो करो, मैं भी यही चाहूंगा कि ये सच हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उसके रूम में आ जाता है और कहता है कि आज नतीजे का दिन है। जो ने क्या कहा? तो टेक बोलता है कि उसने कहा कि हमें कल तक पता चल जाएगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये किसी रोमांचक मोड़ की तरह लग रहा है और अपने मन में कहता है क्या मैं गलत था, क्या ये काम नहीं कर रहा है? कीमतों के आधार पर 3% की गिरावट आई है, कुल मिलाकर हमें 100 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ है और ये नुकसान अभी भी जारी है। क्या मैंने इस बारे में गलत तरीके से सोचा? चलो ठीक है। तो टेक के पास हमारा एमसी बैठ जाता है। टेक बोल रहा होता है हमारे पास ऑरेकल आई है, याद है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि ये कब से हमारी ऑरेकल करने वाली आंख बन गई है। तो टेक बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, कल तक हमें जवाब पता चल जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो? तो वो बोलता है कि डेटिंग सिम। हमें बताया जाता है कि एक दिन में 1.2 बिलियन वॉन, अगर मैं शांत मन से इस बार में सोचूं तो आरामदायक लाइफ जीना ही काफी नहीं है। हमारे एमसी से टेक बोलता है कि ऊपर वाला रास्ता चुनो और हमें बताया जाता है कि अगर मैंने इसे यूं ही खर्च कर दिया तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसने लॉटरी जीता और 10 साल बाद बेघर हो गया? हमारे एमसी चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ पॉइंट खो रहे हो। हमारा एमसी चिढ़ा होता है और हमारा एमसी हमें बताता है कि इससे बचने के लिए मुझे जमीन से जुड़े रहना होगा और समझदारी से जीना होगा। लेकिन जब मैं इतनी बड़ी अमाउंट होने के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या मुझे वाकई ट्यूशन की नौकरियां ढूंढने की जरूरत है। तभी हमारा एमसी वहाँ सो जाता है। फिर हमें अगले और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी को टेक उठा रहा होता है और हमारा एमसी उठ जाता है। तो टेक कहता है कि ओपेक के नतीजे आ चुके हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या है? हमारा एमसी मोबाइल निकाल के चेक करने लगता है और कहता है कि ये सच में हो रहा है, प्रोडक्शन में कट हो रही है। WTI की कीमत क्या है? तभी दे के कहता है कि $73। कुछ ही मिनटों में इसमें 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। टेक से बोलता है कि अपना अकाउंट चेक करो, मैंने तो सिर्फ प्रोडक्शन कट की ही प्रेडिक्शन की थी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, चलो अभी सब कुछ बेच देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेक मोबाइल में चेक करते हुए कहता है कि ये अच्छा लग रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि हमने कितना कमाया? तो वो बोलता है कि चलो देखते हैं।
$6,30,000। कोरियन वॉन में ये अमाउंट होगी कम से कम 700 मिलियन वॉन। हमारा एमसी एकदम खुश हो जाता है। तो टेक बोल रहा होता है कि तुम्हारा हिस्सा लगभग 60,000 होगा, है ना? तो कुल मिलाकर 800 मिलियन वॉन हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि टेक से मिलने वाले 740 मिलियन वॉन की अमाउंट बढ़कर 800 मिलियन वॉन हो गई है। तो टेक बोलता है मुझे तो $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए था। तो हमारा एमसी कहता है कि जीतने के बाद हर कोई यही कहता है। तो टेक बोलता है कि ये तीसरी बार नहीं है। तुम्हारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलता है या तो कुछ फट जाएगा या नहीं फटेगा। वो पहाड़ी या तो बैंकरप्ट हो जाएगी या नहीं होगा। ऐसा 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये पहली तीसरी बार हो चुकी है, तुम्हारी फोरसाइट सच में रियल है।